आपको बताते हैं कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की पीसी होने वाली है और दिल्ली के विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। जो फिलहाल जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों में चुनाव संभव हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है और बिहार विधानसभा चुनाव जो कि देश की राजनीति के मायनों में काफी महत्वपूर्ण चुनाव इस बार होने वाला है, क्योंकि केंद्र की सरकार बिहार की जेडीयू और जो नीतीश कुमार की जेडीयू है उसकी बैसाखियों पर भी टिकी हुई है। इसलिए बिहार चुनाव के परिणाम क्या होंगे इस पर सभी की नजरें हैं। एनडीए का गठबंधन यानी कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगी, इस तरह की जानकारी उनके द्वारा दी गई। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खूब दमखम बिहार में दिखाया। वोट चोरी से लेकर के एसआईआर पर विवाद, बिहार में शराबबंदी, बिहार में बेरोजगारी और बिहार में अपराध, ये ऐसे तमाम मुद्दे रहे जो पिछले कुछ समय में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में धरातल पर उतारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बार यह भी है कि बिहार के चुनाव में बिहार के राजनीतिक मैदान में प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी। दावा प्रशांत किशोर कई सारे मंचों पर यह कर चुके हैं कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार की विदाई एक तो ये कंफर्म है और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी यानी कि जनसुराज पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। बिहार में राजनीति की अगर हम बात करें तो दल जो बटे हुए हैं महत्वपूर्ण वहां के, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी कांग्रेस हो, इन सब के बीच में किस तरीके से बिहार का राजनीतिक भविष्य घूमेगा, इस पर अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और जो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही हैं, थोड़ी ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जो नवंबर महीना है इसके पहले जो फेज है, पहले जो सप्ताह है, इसमें चुनाव संभव है। विज्ञान भवन में ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। 2 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव संभव है, हो सकता है। और आप स्क्रीन पर तमाम आंकड़े भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव के मुद्दे क्या हैं। शराबबंदी, बेरोजगारी, आरजेडी का परफॉर्मेंस 2020 का देखिए, 90 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी ने जीती थी। ओवरऑल 243 सीटें हैं। आरजेडी 90 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई। वोट प्रतिशत आरजेडी का 23% था और बीजेपी का 20% था। बिहार में वोटर्स की अगर हम बात करें तो 2020 में 7.36 करोड़ वोटर थे, जो कि एसआईआर के बाद काफी ज्यादा बढ़ गए। राहुल गांधी के फेस पर कांग्रेस पार्टी 19 सीटें 2020 के चुनाव में जीतने में कामयाब रही थी। जेडीयू यानी कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश बाबू जो कभी जेडीयू के साथ, जो कभी आरजेडी के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ गए, और इस तरीके से अब इस बार उनका राजनीतिक भविष्य कितना आगे जाने वाला है, ये आज क्लियर हो जाएगा। बिहार चुनाव के जो तारीखें हैं उनका ऐलान होते ही कि किस पार्टी की कितनी तैयारी है। 7.42 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर है 2025 में। एसआईआर के बाद ये वोटरों की संख्या बढ़ी है और इस संख्या के हिसाब से अगर हम बिहार की पॉपुलेशन को देखें तो सीटों का, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, किसको टिकट पार्टियां देंगी, कितनी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में आरजेडी कितनी सीट पर लड़ेगी और कांग्रेस, जो कि हमेशा से ही एक बैकअप सपोर्ट के रूप में बिहार की राजनीति में रही है, क्योंकि आरजेडी अपने आप में बिहार में कांग्रेस से काफी बड़ी पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस का रोल हमेशा से ही बिहार में एक सपोर्टिंग हैंड के रूप में रहा है, लेकिन वो सपोर्टिंग हैंड इस बार कितनी सीटें गठबंधन में पाता है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है गठबंधन के लिए, खास तौर पर क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है, जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, साथ ही उसमें रामविलास पासवान की पार्टी है, जो छोटी पार्टियां हैं, इनका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग पहले बता दिया गया कि जो एनडीए गठबंधन है, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये पहले ही क्लियर। और देखिए एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव संभव हो सकते हैं। बस कुछ ही समय का इंतजार है बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, और उससे जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। 10 मिनट का समय रह गया। विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चुनाव आयोग की बिहार तारीखों का ऐलान किया जा रहा है और इस पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन उससे पहले बिहार में गठबंधन
किस करवट बैठेगा। प्रशांत किशोर ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के जो एजेंडे हैं उसमें वो शराबबंदी को सबसे ऊपर रख रहे हैं, और सबसे ऊपर इसलिए रख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं अगर उनकी बिहार में सरकार बनती है तो एक झटके में आधे घंटे के अंदर वो पूर्णतः शराबबंदी को हटा देंगे बिहार से, यानी कि बिहार में शराब को वो लीगल कर देंगे। तो ये उनके अपने दावे थे। कानून व्यवस्था को लेकर के जंगल राज, मुलायम लालू प्रसाद यादव के जमाने का जो जंगल राज जिस पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, वो एक बार फिर से चुनाव से ऐन वक्त पहले वो जंगल राज की बातें भी बाहर आ गई हैं। तो 10 मिनट के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर होगा कि बिहार में लोकतंत्र का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। 7 करोड़ 36 लाख से बढ़कर के मतदाता 7 करोड़ 42 लाख हो चुके हैं, यानी कि 6 लाख वोटर्स पिछले 5 सालों में बिहार में बढ़ने को देखने को मिले हैं। लेकिन एसआईआर के बाद कितने बदले हैं, एसआईआर के बाद कितने बड़े हैं, और एसआईआर में जिस तरीके से गड़बड़ी की बातें सामने आई थी, विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठाता रहा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के 2-3 बड़ी रैलियां बिहार में की, लेकिन उस रैली का इंपैक्ट कितना होगा। महागठबंधन जो कि विपक्ष के रूप में वहां पर सत्ता को चुनौती देता हुआ इस समय नजर आएगा, अगर उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है तो क्या वो राहुल गांधी की बदौलत बढ़ेगा, क्या वो कांग्रेस की बदौलत बढ़ेगा, या सिर्फ तेजस्वी यादव ही वो व्यक्ति है जो गठबंधन की नैया को पार लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का परिवार किस तरीके से इस बिहार की राजनीति में अपना इंपैक्ट रखता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और 5 मिनट का ही अब समय है, आज ऐलान हो जाएगा कि 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव कितनी तारीख को और कितने चरणों में बिहार में संपन्न होंगे। वोट शेयरिंग पिछले बार यानी कि 5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में जो थी, वो वोट शेयरिंग और सीटों का जो परफॉर्मेंस है वो भी आप टैली में इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें, 43 सीटें जीती थी, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 16% वोट इनको पड़ा था। बिहार चुनाव के 3 बड़े मुद्दे, शराबबंदी, बेरोजगारी और अपराध, और ये आप तेजस्वी यादव का देखिए, 90 सीटें जीती थी, सबसे बड़ा दल था, 23% वोट लेकर के आए थे, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाए, विपक्ष में बैठना पड़ा, क्योंकि एनडीए गठबंधन सीटों के मामले में आगे निकल आया। और कांग्रेस के कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस अगर यहां कम से कम 10-15 सीटों को और पार कर लेता तो 19 का 29-30 के आसपास पहुंच जाता, और हो सकता था कि गठबंधन जो है वो वहां बहुमत में आ जाता। लेकिन इस बार यह भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बिहार में अगर एनडीए एक बार फिर से बहुमत के करीब आती है या फिर बहुमत को पार कर लेती है, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, या फिर बीजेपी की तरफ से किसी चेहरे को आगे रखा जाएगा। हमने देखा है बिहार में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अपनाया गया, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने एक समय में, लेकिन अब इस बार क्या तैयारी रहने वाली है, ये तमाम चीजें हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये देखिए, एक और बड़ी खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं, 5 मिनट का समय अब रह चुका है, लेकिन उससे पहले 15 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे संभव है। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, 10 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। 2 से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको दे रहे हैं, इसी की पीसी से पहले ये जानकारी आप ले लीजिए। 10 तारीख को नतीजे संभव है, 2 से 10 के बीच में दोनों चरणों के जो चुनाव होंगे वो संभव हैं, और 15 नवंबर को बिहार के नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि सरकार का गठन भी जल्द से जल्द करना है। तो ये फिलहाल बड़ा अपडेट है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान बस कुछ ही देर के बाद होने वाला है, लगभग 4 से 5 मिनट का समय बच गया है। और मैं चाहूंगा स्क्रीन पर सीधे जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लिंक दिखाया जाए, क्योंकि सीधे आपको लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और देखिए, इलेक्शन कमीशन चाहे बिहार के मामले में देश का जो नेशनल, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी बात हो, या फिर देखिए सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे। ज्ञानेश कुमार, जिनको लेकर के राहुल गांधी लगातार आरोप
आरोप लगाते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे। और डॉक्टर विवेक जोशी जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे। सुखबीर सिंह संधू जो है वो उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी इससे पहले रह चुके हैं, और क्योंकि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है कुछ ही देर के बाद। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है आपको दिख जाएगी। लेकिन उससे पहले ये तीन हस्तियां जो कि आएंगी, ज्ञानेश कुमार के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए। राहुल गांधी के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर पूछा गया कि वोट चोरी के मामले में ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को डिफेंड किया है। अब वो किस तरीके से किया है? राहुल गांधी के जो आरोप थे, जो एक विधानसभा में 40-40 हजार वोट चोरी के आरोप लगाए गए, एसआईआर को लेकर के तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए, उन सब के बीच अब एसआईआर भी कंप्लीट हो चुका, सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब वक्त है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। 2 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। 10 नवंबर से पहले जो बिहार चुनाव है उसको निपटा दिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से इस समय जानकारी मिल रही है। लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार, और बिहार चुनाव की रणभेरी बजने वाली है आज। और क्योंकि बिहार इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, ये 4-5 वो बड़े राज्य हैं जो देश की केंद्र की राजनीति पर भी इंपैक्ट डालते हैं, और अपने राज्यों पर तो उनका इंपैक्ट है ही, क्योंकि बहुत बड़ा यहां से जो राजनीतिक हस्तियां होती हैं वो बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचती हैं। तो तेजस्वी यादव कितना सफल हो पाएंगे, कितना सफल नहीं हो पाएंगे? 243 सीटें बिहार में, 243 कुल विधानसभा की सीटें हैं, और नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार आते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि पार्टियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये गठबंधन में है, विकासशील इंसान पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जितन राम मांझी, देखिए ये बड़े इंपैक्ट प्लेयर रहे हैं पिछले कुछ चुनाव में। जितन राम मांझी पिछले कुछ चुनाव में बड़े इंपैक्ट प्लेयर रहे हैं, और ये इस बार किस तरीके से इस चुनाव को खेलते हैं और इनकी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी किस तरह से खेलते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। चिराग पासवान को भैया कितनी सीटें मिलेंगी? और चिराग पासवान क्योंकि जो 134 सीटों पर एक समय चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, रामविलास पासवान के समय में लोक जनशक्ति पार्टी काफी स्ट्रांग हुआ करती थी किसी समय पर। लेकिन अब जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, बीजेपी का इंपैक्ट देश भर में बढ़ा, बीजेपी का ग्राफ देश भर में बढ़ा, वैसे ही जो रीजनल पार्टियां थी उनकी पावर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। और इसका एक एग्जांपल आप लोक जनशक्ति पार्टी को भी देख सकते हैं। चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 2025 उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जितनी सीटें उन्हें गठबंधन के तहत मिलती हैं उतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें से कितनी सीटों को जीतने में कामयाब रह पाएंगे, ये बड़ी बात है। अब महागठबंधन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, तेजस्वी यादव 144 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, और 144 में से 49 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल भी की थी। और उनकी पार्टी इस बार कितनी सीटों पर रहेगी? कांग्रेस को 70 सीटें गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से पिछली बार मिली थी। इनके साथ ही क्योंकि बिहार की कुछ सीटों पर इंपैक्ट माना जाता है, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी का, जिस पार्टी के वो नेता है दीपांकर भट्टाचार्य यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआईएम जिसे कहते हैं, एमएल मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट जो इनकी पार्टी है, तो सीपीआई का भी इंपैक्ट बिहार के कुछ इलाकों में काफी देखने को मिला। और जो सीपीआई, जो मेन सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राम नरेश पांडे इनके नेता हैं, ये पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार कितना रहेगा इनका इंपैक्ट? कन्हैया कुमार बिहार से बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो भी अब कांग्रेस का हिस्सा है, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे, चुनाव भी लड़े, लोकसभा का भी चुनाव लड़े, तमाम नेता हैं बिहार के। लेकिन इस बार का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और बस कुछ ही देर के बाद बिहार चुनाव का शंखनाद होने वाला है। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार रहेगा। और क्योंकि बाकी के भी जो दल हैं, क्योंकि बसपा, समाजवादी पार्टी जो डेमोक्रेटिक है, एआईएमआईएम, ओवैसी की पार्टी कितना वहां पर सीटों पर चुनाव लड़ पाती है, यह भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। और इसके अलावा जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो तो है ही, और उसका हम बात लगातार कर भी रहे हैं। एनडीए 125 सीटों के साथ पिछली बार सरकार बनाने में कामयाब रहा था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि 2020 का जो चुनाव था वो एक तरफा एनडीए के पक्ष में गया था, बीजेपी की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लहर दिखाई दी गई हो, या फिर जेडीयू की, नीतीश कुमार की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लहर दिखाई दी गई हो। क्योंकि लंबे समय तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो
सत्ता विरोधी लहर भी जरूर चलती है। तो उसका परिणाम क्या इस बार होगा, नहीं होगा? और सीधे आपको इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। लेकिन पिछली बार का मैं आपको अगर बताऊं, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर। वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही बोलना शुरू करेंगे वैसे ही आपको हम लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2020 का जो रिजल्ट था वो मैं आपको बता दूं, एनडीए 125 सीट, महागठबंधन 110 सीट, 8 सीटों पर अन्य जीते थे, यानी कि बहुत बड़ा कोई मार्जिन नहीं था। 15 सीटों के हेरफेर में पिछली बार सरकार बनी थी। इस बार कितना करीब होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Dr. Vivek Joshi, sir, Senior Deputy Election Commissioners, Manish Garg, sir, Yanesh Bharti ji, Pawan Kumar Sharma ji, Election Commissioners, Yetru ji, Sanjay Kumar ji, Director General IT, Seema Madam. Before we start, I'll just briefly let you know that what will be the format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner, sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5. And then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. Thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद
पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी, सबके साथ सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए
हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818, वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के जरिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहाँ पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1,
उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग ट्रिपल IDM द्वारिका में की जाएगी। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को ट्रिपल IDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो ज़मीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPS जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPS का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रिपल IDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूँकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत ज़मीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। क्योंकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है।
हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास है। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और ख़ास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएँ और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है तो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो EVM में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन EVM से रिलेटेड वीवीपैट की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले ख़त्म की जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि
पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर, और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है, मीडिया को भी होती है, एनजीओज़ को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी ऑफ बिहार is just a call away। अर्थात अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहाँ का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहला बताया
पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब आने, और मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग डेट ऑफ पोल, लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ईसीआई नेट से जानकारी हासिल करें या
अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं, तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो ही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ें।
और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Can we start with the question and answer? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5, and then sir will be answering. Another request is kindly the question should be asked only relating to the Bihar Assembly elections. Yes. सर मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम से इधर सर जब वोटिंग होती है तो लास्ट में एक इशू आता है हमेशा कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कई बार दाल आरोप लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट बनाएंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद इस समय तक ये फाइनल हो जाएगा? एंड सेकंड, क्या SIR पैन इंडिया शुरू करेंगे या सर इसमें अभी कुछ समय है? धन्यवाद। Yes. सर नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार SIR को लेकर सवाल उठाती रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और आप SIR बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहाँ पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक तेजस्वी यादव बार बार, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? So Arunima from CNN News 18. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? सर रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि 1 फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर मैं इधर हूँ पीयूष पांडे TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल सोशल मीडिया और AI के जो ब्यूटिफिकेटेड जो वीडियोस आते हैं उनको लेकर के है, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, क्या इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? चूँकि बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है और अनजान होते हैं लोग, वो इसके झांसे में भी आ जाते हैं, तो इस बारे में आप अगर पूरी जानकारी दें। We'll take the next round later. I'll request sir to answer this. सबसे पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10 या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता है। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब EVM जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे
कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते, और कई बार वो चूँकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे, और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वोटिंग ट्रेंड आपको मिल जाएंगे और उसमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल था SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटीवार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ERO की जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची बनाएं। फॉर्म 6 अगर आता है, कोई नया मतदाता आता है, फॉर्म 7 अगर आता है, फॉर्म 8 आता है, तो उसके ऊपर निर्णय वैधानिक रूप से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में ERO ही लेते हैं। अगर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी को भी आपत्ति हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील दे सकता है, और अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास से उसको मिले निर्णय से असंतुष्टि हो तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जा सकता है, और वैधानिक रूप से मतदाता सूची बनाने का काम उस स्तर पर खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत और संविधान के अनुरूप ये सारी व्यवस्था कार्य करती है। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक विशेष गहन परीक्षण में जो मतदाता सूची का एक सराहनीय शुद्धिकरण का कार्य हुआ है, बिहार के सभी मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस सूची के शुद्धिकरण में अपना पूर्ण